अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर अज़हर और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। खेलों की दुनिया की अहम तरीन खबरों पर नज़र डालने के लिए मेरा हर दफ़ा की तरह साथ देंगे हमारे बहुत ही टैलेंटेड एनालिस्ट रेहानुल हक और हसन चीमा। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की जो T20 सीरीज़ हो रही है, उसका जो पहला मैच था उस पर थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि उसे एनालाइज कर सकें। उसके अलावा फार्मूला 1 में अब तक की क्या अपडेट है, इससे हमें आगाह करेंगे रेहानुल हक। और NBA के प्लेऑफ्स की जो इस वक्त जो बड़ी सीरीज़ हो रही हैं इस वक्त, उस पर नज़र डालेंगे हसन चीमा। लेकिन शुरुआत होगी फुटबॉल के साथ और ट्रांसफ़र न्यूज़ के साथ। एंड देयर इज़ नो बिगर न्यूज़ than the very explosive and brutally honest interview given by Lionel Messi to Goal.com on why he is staying. हसन, हमने अपने पिछले शो में कहा था कि लियोनेल मेसी पे बात हो रही थी, उनका कहाँ जाएंगे, क्या सिचुएशन होगी, तो आपने कहा जी वो कहीं नहीं जा रहा। आपको ये कैसे पता था? क्योंकि मैं 25 साल से पाकिस्तान क्रिकेट देख रहा हूँ और पाकिस्तान क्रिकेट से आप यही सीखते हैं कि प्लेयर जो कहता है इन द हीट ऑफ द मोमेंट, ख़ास तौर पे छोड़ने के बारे में या रिटायरमेंट के बारे में, वो 24 घंटे में फ़ौरन बदल सकता है। तो आई थिंक कि जो काफ़ी लोग जो इसको एक्सेप्ट कर रहे थे कि यही वाकई में ऐसे होगा, वो जनरली उन कल्चर से आते हैं जहाँ पे जो लोग बात करते हैं वो उस पर कायम रहते हैं। नहीं, लेकिन यार आई थिंक यू बीन अनफेयर टू लियोनेल मेसी ओवर हियर, यू बीन अनफेयर टू लियोनेल मेसी। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द टॉकिंग पॉइंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू। रेहान काफ़ी हद तक क्लियर था कि वो जो 10 जून वाली बात थी, ठीक है, उसमें आई मीन मेसी वर्जन को देखें बार बार तो उसमें ये होता है कि मेसी की स्टोरी से ये पता चल रहा है कि उन्होंने पूरा साल बताते रहे प्रेसिडेंट को कि मैं जा रहा हूँ, मैं जाना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जी सीजन खत्म होने दो, देन वील हैव अ कॉन्वर्सेशन एंड in that interview you could clearly see someone who felt betrayed. एब्सोल्युटली। आई थिंक द अदर थिंग इज़ कि बार्सिलोना को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, ना सिर्फ इस सीज़न, पिछले 4-5 सीजन से आप फॉलो कर रहे हैं, तो इट वाज ऑलमोस्ट इनएविटेबल कि देयर विल बी अ फॉलिंग आउट ऑफ दिस लेवल। जो इशू it was inevitable that it would बिकॉज द बोर्ड हैड इन्वेस्टेड इन प्लेयर जो मेसी को लग रहा था कि दे नॉट इन्वेस्टिंग इन यंगर प्लेयर्स। उसके इर्द गिर्द जो टीम थी दैट वाज गेटिंग ओल्डर। ही थॉट कि क्लब का कोई प्रोजेक्ट नहीं है। इवन इस इंटरव्यू में उसने कहा कि मैं रह रहा हूँ लेकिन देयर इज़ नो प्रोजेक्ट। द अदर थिंग इज़ कि जहाँ तक ये बात है कि मेसी ने बोर्ड को पहले बताया कि नहीं, दिस कॉन्वर्सेशन स्टार्टेड बैक व्हेन द एंटायर चावी थिंग हैपेंड, व्हेन बार्सिलोना वांटेड टू साइन चावी, इन द एंड दे कुडंट, एंड बेसिकली that's when the entire thing started. And Messi at that time also mentioned to the club that he is not happy with the direction that the club's taking. अभी जो issue इसमें आ रहा है कि Messi is staying, but one thing that Messi even mentioned in his interview is कि he wanted to leave क्योंकि club के पास नए funds आते हैं कि वो players खरीद सकते हैं और rebuild कर सकते हैं। Messi के लिए एक नया challenge होता, वो कहीं और जाता। बार्सिलोना इस वक्त प्रॉब्लम है कि जो उन्होंने प्लेयर्स खरीदे फ्रॉम कोटिन्यो टू ग्रिezmann, उससे जिन क्लब से वो प्लेयर्स खरीदे हैं वो सारे क्लब ने उन पैसों के एक पूरी टीम खड़ी कर ली है। और बार्सिलोना देमसेल्व्स वेंट फॉर बिगर नेम्स इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग अ टीम, एंड दैट्स बेसिकली द बिगेस्ट ट्रबल दैट मेसीज हैड, दैट्स द सेम प्रॉब्लम दैट पीकेज हैड, दैट्स द सेम प्रॉब्लम दैट बुस्केट्स हैज हैड। हालांकि उनकी अपनी जगह खतरे में है बुस्केट्स और पीके की, लेकिन उसके बावजूद देव बीन सेइंग दिस आउट लाउड फॉर द लास्ट 2-3 ईयर्स नाउ। ये कोई नई बात नहीं है। नई बात सिर्फ ये है कि इस दफ़ा मेसी ने इंस्टेड ऑफ एवरी सीजन जब वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ, उसने एक्चुअली में एक फैक्स कर दिया, पहले फैक्स नहीं हुआ था। दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन व्हाट्स हैपनिंग नाउ एंड व्हाट्स बीन हैपनिंग फॉर द लास्ट 1-2 ईयर्स। अच्छा, ये फैक्स से भी मैं बताता चलूँ कि ब्यूरोफैक्स इज एक्चुअली अ वे ऑफ कन्वेइंग अ लीगल नोटिस in Spain, so that is why इस फैक्स का इतनी सिग्निफिकेंस है। कभी कभी ख़राब भी हो जाती है मतलब वो तो रेगुलर फैक्स मशीन ख़राब होती है ना, वो तो आपको पता होगा। लेकिन हसन, हमेशा से जब बात होती थी वो यही होती थी कि जो उन्होंने कहा ना कि मेसी ने पहले भी कहा, एवरीवन आई थिंक यूज्ड टू लुक एट इट वेरी स्केप्टिकल, विद वेरी स्केप्टिकल ग्लासेस कि शायद मेसी वांट्स दिस इज़ अ पावर मूव, या मतलब हो सकता है मेसी पुश कर रहे हो, कोच को पुश कर रहे हो, मतलब इस किस्म की होती है। लेकिन दिस टाइम अराउंड जो उन्होंने बात की, मेसी ने बहुत ओपनली क्रिटिसाइज किया। नंबर 1 ही सेड कि जी देयर इजंट अ प्रोजेक्ट एंड देयर हैजंट बीन वन फॉर क्वाइट सम टाइम। दूसरी बात उन्होंने की कि दे जस्ट प्लगिंग होल्स। तीसरी बात उन्होंने कहा कि जी जिस तरीके से द क्लब इज बीन रन इट इज डिजास्टर्स, राइट? So this is a damning conviction. It's not even just the player जो खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, अगर वहाँ तक हो फिर आप स्पोर्टिंग डायरेक्टर तक भी बात कर सकते हैं। मतलब वो छोटी कुर्सियों पे बड़ी कुर्सियों पे छोटे लोग वाली सोच है कि आप अगर इवन कोविड जब शुरू हुआ है तो बात आ रही थी कि बार्सिलोना के प्लेयरों को सैलरी अपनी कम करनी पड़ेगी स्टाफ को रिटेन करने के लिए, और
उस वक्त बोर्ड ने जो है लीक्स ये की थी कि प्लेयर अपनी सैलरी कम नहीं कर रहे, बेसिकली उनके ऊपर उनको कसूरवार ठहराने की कोशिश की थी। इट्स नॉट जस्ट दैट, एंड वलवेर्दे का जो पूरा केस था उसमें देखें पिछले 2-3 सालों से बोर्ड एरिक एबिदाल वाली स्टेटमेंट, पिछले 2-3 सालों से द बोर्ड हैज हैड अ वेरी कॉन्फ्रंटेशनल एंड वेरी मतलब के दे ट्रीट दोज प्लेयर्स, जो ये वो प्लेयर्स हैं जो इस बोर्ड से पहले भी इस क्लब में थे और इस बोर्ड के बाद भी इस क्लब में होंगे, और एंड दे ट्रीट देम लाइक कि वो बिल्कुल एक नॉर्मल प्लेयर्स की तरह उनको ट्रीट किया जाता है, या कि उन्होंने कुछ सर्व नहीं किया, दे आर जस्ट लाइक सर्वेंट्स ऑफ द क्लब वाली सोच। एंड दैट इज लाइक जो मेसी की या पीके की जो फ्रस्ट्रेशन आती है वो ये भी आती है, इट्स नॉट जस्ट के हिस्टोरिकली भी बार्सिलोना इज अ क्लब जो कि हिस्टोरिकली wasn't well run, लेकिन फॉर अ while in the middle it was being well run, and it's not just that, it's also कि जिन क्लब्स के साथ बार्सिलोना compete कर रहा है, look at how well run they are, how clear their identity is, उनके स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स, उनके ओनर्स या उनका बोर्ड जो है वो किस तरह से डील करता है, ऑल ऑफ दैट स्टफ बार्सिलोना का सिंस 2014 जब बार्टोमेउ आया है उसके बाद से दैट हैज स्लोली फेडेड अवे। और ये जो चीज़ है दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक द लास्ट रिजॉर्ट वाली बात के मेसी एंड ये जो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है दे वांट टू मेक श्योर कि चाहे कुछ भी हो जाए कम द इलेक्शंस नेक्स्ट ईयर इन मार्च, ये बोर्ड और इसके लोग जो हैं वो कंटिन्यू ना करें। अच्छा, हाउ डिफिकल्ट वुड द प्रेजेंट सिचुएशन बी फॉर रोनाल्ड कोमन? वेरी डिफिकल्ट, एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ कि एक तो जिस क्लब में अभी आए हैं उधर द अमाउंट ऑफ प्लेयर्स वर अनहैप्पी इज़ मोर देन द अमाउंट ऑफ प्लेयर्स दैट आर हैप्पी। ये सिर्फ मसला यहाँ से नहीं कि मेसी से नहीं स्टार्ट हो रहा है ये मसला। अगर वही बात है कि इफ़ यू गो बैक इन हिस्ट्री ऑफ बार्सिलोना तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि जब भी ऐसा कोई चेंज आ रहा हो, मेजर चेंज आ रहा हो, तो प्लेयर्स को यूजुअली इश्यूज़ होते हैं। इवन जब ग्वार्डियोला टुक ओवर एज मैनेजर तो ही लेट गो ऑफ रोनाल्डिनियो एंड द लाइक्स ऑफ दोज प्लेयर्स बिकॉज ही थॉट कि वो दे वर बैड इन्फ्लुएंस ऑन हिज यंगर प्लेयर्स। अभी बार्सिलोना में ये मसला है कि जो यंगर प्लेयर्स हैं वो भी आर अगेंस्ट द बोर्ड, एंड द एंटायर सिटी एंड द एंटायर प्रोविंस एवरी वन इज़ अगेंस्ट व्हाट द बोर्ड इज़ डूइंग। एंड जो प्रोजेक्ट वाली बात है, जब 2014 onwards Barcelona went from being this club which prided itself on playing a certain brand of football and बेसिकली वो उससे पहले भी वो बहुत पैसे खर्चते थे, लेकिन वो एक दो प्लेयर्स लेके आते थे, मोस्टली उनके वो आइडेंटिफाई करते थे ये प्लेयर आ रहा है ये हमारे सिस्टम में फिट होता है। उसके बाद से देव जस्ट साइंड प्लेयर्स रैंडमली फॉर बिग नेम्स, एंड दे बेसिकली इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक कि दिस इज सिमिलर टू द 2014 onwards Barcelona is similar to the project that Real Madrid tried to do with the first Galacticos era, कि there was no structure to it, they were just signing players for the sake just of trying it. to fix them into whatever. Yeah. And that's basically Barcelona का अभी इस वक्त वो इशू चल रहा है। कोमन के लिए बहुत मुश्किल होगा, especially the one player that he needs on his side even more than Messi is PK. If he can get PK on his side, then Messi will automatically come to that. PK and Busquets both, I guess. Yeah, Busquets doesn't have the same amount of say, but PK is basically Barcelona. ठीक हो गया। अच्छा, और यहाँ पर मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा जो ओपिनियंस लिखे जा रहे हैं, जो आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, उनमें एक चीज़ तो आई थिंक काफ़ी क्लियर है। मे बी बार्सिलोना वुड हैव थॉट कि बाय मेकिंग श्योर दैट मेसी डजंट मूव आउट उनके लिए शायद विक्ट्री होगी, लेकिन मेसी के इंटरव्यू के बाद दिस इज़ नॉट अ गुड सिनारियो फॉर एनी वन इन्वॉल्व, एंड आई थिंक नाउ देर इज़ एन ओवरवेलमिंग ओपिनियन कि मे बी दे शुड हैव लेट मेसी गो। I mean that's also something like Barcelona fans का, अगर मेसी के अलावा ये कोई और प्लेयर होता तो इसका आउटकम बहुत डिफरेंट होता। उन्होंने वही कहना था कि प्लेयर इज बीइंग सेल्फिश। The other thing is it's not just Barcelona who got involved in this entire thing. La Liga also played a huge part in Messi staying. La Liga made it very clear कि ये clause है ये, क्योंकि La Liga markets itself on like नेमार का जाना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जाना, उनकी लीग इस वक्त in terms of their global identity is based on Messi playing in that league. So they made sure कि बार्सिलोना को बैक करें इसके अंदर। ठीक हो गया, अब आगे कॉन्वर्सेशन करते हैं जी। और भी बहुत ज़्यादा ट्रांसफर साथ साथ आपके साथ ग्राफिक वगैरह में शेयर कर रहे हैं, जो गॉसिप्स वगैरह या जो रूमर्स आ रहे हैं फ्रॉम द प्रीमियर लीग एटलीस्ट। आज हम ज़रा ज़्यादा प्रीमियर लीग की ट्रांसफर्स पे ही बात करेंगे, क्योंकि पिछले शो में मैंने जब यूवेंटस की ज़्यादा बात की थी तो कुछ लोग माइंड कर गए थे, तो अपॉलॉजीज फॉर दैट। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद चेल्सी की ट्रांसफर मार्केट पे एक दफ़ा हमने पहले डिटेल में एनालिसिस किया था ड्यूरिंग दी UEFA चैम्पियंस लीग वाले दिनों में जब हम शो कर रहे थे, तो वी डिड बिकॉज वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ चेल्सी इज टारगेटिंग इनसाइड फॉरवर्ड्स एंड देयर टारगेटिंग यूटिलिटी प्लेयर्स to strengthen Lampard and give him more flexibility when it comes to his ideas. तो अगर इस वक्त हम कॉन्वर्सेशन करें तो चेल्सी
कि अगर ये बल्कि इनफैक्ट ये जो ग्राफिक हमारे पास है जो इस वक्त उनकी जो रिसेंट है स्पेशली जो डिफेंस की साइनिंग्स है दीज आर वेरी वेरी सिग्निफिकेंट. मलंग सार, बेन चिलवेल एंड थियागो सिल्वा. बेन चिलवेल एंड थियागो सिल्वा तो सबको वैसे ही आई थिंक इनका आइडिया है बिकॉज आई मीन थियागो सिल्वा इज़ अ लेजेंड ऑफ द गेम एंड बेन चिलवेल जो प्रीमियर लीग फॉलो कर रहे हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा उनके प्रोग्रेस का पता है. मलंग सार की कॉन्वर्सेशन करें तो मलंग सार हैज़ बीन कंपेयर्ड टू कोलिबाली. नाउ आई अंडरस्टैंड दैट नॉट मैनी प्रीमियर लीग फैंस में हैव फॉलोड कोलिबाली, लेकिन अगर हसन चीमा आपने इस पर थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन करनी हो, थोड़ा सा हमें ज़रा कोलिबाली हमें मलंग सार के बारे में कुछ बताना हो बिकॉज ही इज़ अ क्विक सेंटर बैक. Yeah, I think this is probably the most important signing, both the Chilwell and the Sarr one, because what I was looking at it was कि प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में आज तक सिर्फ 3 टीमें जिन्होंने चैम्पियंस लीग के लिए क्वालिफाई किया है हैविंग कंसीडर्ड 50 और मोर गोल्स. रॉजर्स की लिवरपूल, द सीजन दे फिनिश सेकंड, दे कंसीडर्ड एज 50 गोल्स. बॉबी रॉबसन की न्यूकासल विच फिनिश विद 52 गोल्स कंसीडर्ड, जो कि मतलब वो भी एक कम्प्लीटली अटैकिंग टीम थी. एंड देन चेल्सी विच finished top 4 with 54 goals. So basically the worst defense ever to qualify for the Champions League. और उसके बाद भी जो उन्होंने साइनिंग की, टीमो वेर्नर की काई हावर्ट्स की हाकिम जियेश की, आई थिंक पीपल आर सॉर्ट ऑफ फॉरगेटिंग जियेश एंड आई लव हिम एज अ प्लेयर एंड आई थिंक कि वो विद इन लाइक 6 months ही कुड बी द मेन स्टार ऑफ दिस चेल्सी टीम. बट ये जो साइनिंग्स हैं, बेन चिलवेल चलें ठीक है, इज़ नॉट ग्रेट डिफेंडर, मलंग सार इज स्टिल 21 years old, थियागो सिल्वा इज ऑन द अदर साइड, बट एटलीस्ट आपको एक यूटिलिटी और आपको एक वो मिलता है, एक डेप्थ मिलती है कि अगर रूडिगर इजंट हैविंग अ गुड गेम एज क्वेटा के अलावा देयर इज नो वन इन दैट डिफेंस दैट हैज़ बीन कंसिस्टेंट द लास्ट 2 years. तो एटलीस्ट आपकी वो एक डेप्थ मिलेगी एंड यू कैन डेवलप समबडी लाइक सार, यू कैन डेवलप समबडी लाइक चिलवेल एंड इनकी भी पीक्स आर गोइंग टू बी 4-5 years फ्रॉम नाउ, जब वो सारे जो इनसाइड फॉरवर्ड जिन फॉरवर्ड्स की हम बात करते हैं उनकी होगी. दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट एंड वंस देव सॉर्टेड आउट द डिफेंस, बट एट द सेम टाइम जब मैं इस बारे में सोचता हूँ हाउ कैन यू सॉर्ट आउट डिफेंस जब डिफेंस को अपने गोलकीपर के ऊपर कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है. नहीं, और वो नो बट दे आर इन द मार्केट फॉर गोलकीपर एज वेल. वक्त हो रहा है ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब वापस विल डिस्कस चेल्सीज ट्रांसफर बिट मोर. हसन ने कहा कि हाकिम जियेश की ज़्यादा बात नहीं हो रही. आई थिंक वन मेजर रीज़न फॉर दैट वुड बी कि वो ये सारे कोविड के सिनारियो से पहले ही हो गए थे एंड आई थिंक ही जस्ट गॉट लॉस्ट in the news, but obviously a very very exciting signing to look forward to. देखते रहें स्पोर्ट्स लाउंज. we'll be right back. ब्रेक पे जाने से पहले हम चेल्सी की जो डिफेंसिव साइनिंग थी उन पे बात कर रहे थे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी अटैकिंग साइनिंग्स दैट देव डन. हाकिम जियेश की बात ऑलरेडी कर दी है हसन चीमा ने, बट देयर वाज अनदर साइनिंग व्हिच वाज वेल आई थिंक इट हैज नाउ बीन formally announced is Kai Havertz signing. And Kai Havertz की अगर बात करें तो again another inside forward. No, Havertz is more, मतलब historically अगर पहले आप देखते he would have played number 10, लेकिन आप कोई number 10 की formation नहीं खिलाता तो he will probably play on one of the wings अगर वो 4-3-3 या 3-4-3 खेल रहे हैं. But it's also like कि अगर आपके पास Werner, Ziyech and Havertz as the front three for less than 150 million euros, I think आपका फ्रंट थ्री तैयार है. एंड स्पेशली अगर आपने 4-2-3-1 खिलाना है, जो कि विच इज़ व्हाट आई एम मोस्ट एक्साइटेड विद, कि अगर हैवर्ट्स प्लेज एज द नंबर 10 विद वेर्नर अप फ्रंट, पुलिसिक एंड जियेश ऑन द विंग, सो आई थिंक दैट लिवरपूल एंड मे बी सिटी असाइड दैट्स द बेस्ट इन द प्रीमियर लीग अगर वो अपना पोटेंशियल पे पहुँचते हैं. अगेन ऑल नई साइनिंग्स है, हमने पहले भी देखा है कि ग्रेट प्लेयर आ रहा हो, कई दफ़ा वो नई लीग में एडजस्टमेंट में थोड़ा इशू रहता है. ठीक हो गया. हाँ जी रेहान, एनी थॉट्स ऑन दिस? So I just wanted to mention on Kai Havertz is कि अगर आप you talk about players and grabbing the game by the scruff of its neck, और वो जो सारी इंग्लैंड में बात होती है कि it's important कि आप स्टार्ट से अच्छा करो. Whenever he scores a goal, like most of his goals are the first goal of any match, and that's basically where he creates the difference. कि वो at the start of the match he's at his peak, and as Hassan mentioned, I also want to mention कि he is one of the most skilled players in terms of ball control, or in this team because they've signed Hakim Ziyech, and that's why it's more likely that he'll play in the center because he has that skill. He can bring in both of those players into play as well, wide players. So like जितने इनके पास इस वक्त options हैं, and with Timo Werner coming in and the amount of assists that these guys have combined, it will be really interesting to see what Chelsea do.
चेल्सी के लिए बहुत एक्साइटिंग टाइम है, एंड वो हसन ने मेंशन की 150 वाली बात, आप इस वक्त मार्केट के अंदर इस लेवल के प्लेयर्स इतने में खरीद लें तो इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। यानी एक बेन चिलवेल आप 50 मिलियन का एंड हाकिम जियाच इज 33.2, so that's the difference। अच्छा, let's not get into the Premier League market there। Yeah, अच्छा, अब आर्सेनल पे बात करते हैं कि क्योंकि आपके काफ़ी ज़्यादा हमें मैसेजेस आ रहे थे कि आर्सेनल पे कॉन्वर्सेशन करें, एंड ऑनेस्ट विद यू समटाइम्स व्हेन यू आर asked to comment or analyze Arsenal, you're lost for words because I mean there is always a lot of optimism before a season starts, at least with the fans, but अगर आप objectively देखें तो you always see gaping holes इन दैट पर्टिकुलर साइड। लेकिन लेट्स सी उन्होंने किस तरीके से अपने आप को इस वक्त स्ट्रेंथन किया हुआ है, जो इस वक्त अगर हम उनकी ट्रांसफर्स को सामने रखें तो आई मीन डेनी Ceballos, let's be honest, isn't a new signing for them, it's just sort of like just reconfirming him. Willian is someone who will be joining them from Chelsea. It's probably more about having an experienced head there. No, it isn't. It is like that. And Gabriel Magalhaes, जिसका मुझे frankly speaking ज़्यादा नहीं पता, तो हसन चीमा, why don't you start off? He's a good signing, but I think Arsenal का even more than us, Arsenal के fans ये understand करते होंगे, अगर पिछले 6 महीने साल से वो आर्सेनल की क्लब की पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहे हैं, जो कि जुराबचिन का रोल रहा है इन गेटिंग स्वेन मिस्लिंटार्ट आउट ऑफ द क्लब एंड लाइक काफ़ी साइनिंग्स, डेविड लुइस, सेड्रिक सुआरेज की साइनिंग, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होना। आई थिंक जो आर्सेनल का आई लव जो आर्टेटा ने अभी तक किया, आई थिंक जो उनकी ऑन द फील्ड टीम है दैट इज़ समथिंग जो कि कहीं पे बिल्ड हो सकती है, लेकिन जो बोर्ड की इंटरनल पॉलिटिक्स है, जो क्लब के अंदर जो चल रहा है, दैट इज़ इवन फ्रॉम द आउटसाइड दैट इज़ वरिंग फॉर मी, एंड आई एम श्योर कि आर्सेनल फैंस वुड नो मोर देन अस इन दैट रिगार्ड, एंड आई थिंक दे वुड बी फार मोर वरिड देन अस इस मामले पे कि जब एक एजेंट स्टार्ट टू टेक ओवर अ बिग क्लब, कि एक सर्टेन लेवल तक का क्लब जो होता है, लाइक वुल्व्स का जॉर्ज मेंडेस का, दैट्स फाइन बिकॉज वो उसकी साइनिंग के थ्रू दे वेंट फ्रॉम द चैंपियनशिप टू मिड टेबल टू अब वो यूरोप के लिए कर रहे हैं। लेकिन जब एक बड़े क्लब में ऐसा होना शुरू हो जाता है तो देन लाइक अगर आप द वर्स्ट के सिनारियो इस वलेंसिया के साथ जो पिछले 10-15 सालों में हुआ है उनकी पॉलिटिक्स की वजह से। इज इट फेयर टू से कि एटलेटिको में इतना मतलब बुरा इंप्रेशन नहीं, दिस इज मोस्ट रेमिनिसेंट ऑफ जो वलेंसिया के साथ हुआ था पिछले आई थिंक 2012-13 में अराउंड दैट टाइम, वो जो अभी दोबारा शुरू हो गया वहां पे पटिया। तो आई थिंक आर्टेटा इज गोइंग टू बी अ सेविंग ग्रेस, बट I have my doubts just because of everything जो आप behind the scenes जिसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है जी, इनकी और ट्रांसफर्स भी हैं डिफेंस में, पाब्लो मारी एंड सेड्रिक सुआरेज। शोज की तैयारी में मैं बस इसी बात पे सरप्राइज था कि सुआरेज अभी तक से 29 इयर्स के He was offered, so like that is an example of that कि I was reading, I think महीना पहले की बात है जब when he was offered a new contract, लोन पे जनवरी में वो साइन होते हैं, ही डज नॉट प्ले अ सिंगल गेम अंटिल द समर एंड ही साइन फॉर ऑन अ 4 year या 5 year कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ही इज हिज एजेंट इज किया जुराबचिन। दैट इज द सॉर्ट ऑफ थिंग जो कि मतलब इवन फ्रॉम द आउटसाइड, इवन मैं आर्सेनल का फैन नहीं, बट एक वो हमदर्दी रहती है और आपको होता है कि यार कि they've been taken for a और ride। डैनी सेबायोस की भी आप बात करें तो उसने कोई 10 एजेंट चेंज कर चुका है। जब 2018 में उसने एसी मिलान जाना था तो उसने एजेंट चेंज किया, फिर उसने उसके बाद भी एजेंट चेंज किया, एंड दिस इज hugely worrying for Arsenal because Willian का भी same agent है, जो आप कह रहे थे कि you know he's basically Willian also changed his agent, now he's his agent, that's why he's at Arsenal। और उसके एजेंट ने by the way just FYI उसके एजेंट ने बहुत पहले स्टेटमेंट ये दे दी थी कि बहुत जल्दी ट्रांसफर अनाउंस हो जाएगी। जब सब डिस्कस करते कि होगा कि नहीं होगा उसने बता दिया था कि ये जा रहा है, अभी अनाउंसमेंट आ जाएगी। अच्छा जी, आर्सेनल का हमेशा हर सीज़न कोई ना कोई एक बड़ा नाम ज़रूर इनके साथ लिंक्ड होता है, वो आता नहीं है, दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट, लेकिन हम वही आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे जब जो भी बड़े बड़े नाम इनके साथ लिंक हो रहे हैं उन पर भी नज़र डालें। वी विल डू अ डिटेल्ड प्रीव्यू ऑफ द प्रीमियर लीग एंड द अदर लीग्स in our show right before the season starts, which frankly speaking is going to be next week, so do tune in for that specifically as well, जहाँ पर हम डिटेल में कोशिश करेंगे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड पे भी कॉन्वर्सेशन कर सकें, लिवरपूल पे भी कर सकें, लेकिन राइट नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट मैनचेस्टर सिटी बिकॉज मैनचेस्टर सिटी जिस तरीके से लाइनअप हो रही थी, except for Pep Guardiola's experiments, you always felt that there is absolutely nothing
that is wrong with that particular team, or there aren't many weak points in that particular team. Lekin they still, obviously, as every transfer season is, they still went for reinforcements, right? And the reinforcement Manchester City की अगर हम देखें तो इस वक्त हमारे सामने जो नेथन आके, फरान टोरेज and Yan Kuoto है. So I'm particularly interested about Ferran Torres. So I mean, but my concern is कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा already City has players which play in this position. Yeah. Maybe this is a direct replacement for Leroy Sané on the roster. I think the other thing is that Ferran Torres is a more versatile player in terms of कि normally people associate him as a right winger, but वो right wing की जगह he can play in a front three on the left hand side as well. He can also play on the left wing. The other thing why City went after Torres, and जो भी La Liga follow करते हैं उनको ये idea होगा कि जो Guardiola करना चाहता है with the pressing game, and with David Silva getting older, he had to move on. He can press, and that's a good thing about him. And also trickery अगर आपने देखनी है, यानी I think Premier League fans या जो follow करते हैं और किसी से आपने relate करना है तो not at the level of Joaquin, but like he has the skill. But Premier League fans ने Joaquin, but I'm saying like Champions League में देखा होगा. City were the top scorers this year. City I think attack का कभी issue नहीं होगा. Like अगर तुम्हें लगता है वो assist करेगा तो वो assist नहीं करेगा. नहीं, that's not the point मैं कह रहा हूँ कि replacement में Bernardo Silva आपका central midfield में आ जाएगा. Phil Foden को वो basically front three के लिए तैयार कर रहा है as the backup to Mahrez. I think जो यहाँ पे the main signing is the Ake one. Yeah. क्योंकि that is what they've been lacking. And that's a 50 million. Again, it's coming from the Premier League, na? It's not just the coming from the Premier League. It's also कि he plays the left centre back position. अगर आप Premier League में ज़्यादातर टीमों के देखें, their best centre backs are usually the right centre back. और जितना Guardiola centre back से गेम प्ले बनाने पे आता है तो उस वजह से उसको रिप्लेसमेंट चाहिए होती है. आई थिंक विद लपोर्ट देयर ही हैज़ आके जो कि मतलब बैक थ्री में भी अगर आपने करना हो विद लपोर्ट एज अ सेंटर बैक एंड लेफ्ट सेंटर बैक आपका आके खेल सकता है. बट आई स्टिल थिंक कि सिटी का डिफाइनिंग साइनिंग इज गोइंग टू बी इफ एंड व्हेन दे जब कंफर्म होता है कुलिबाली का कि एज सून एज ए साइन कुलिबाली आई थिंक इट्स लाइक 95% आई विल बी श्योर कि प्रीमियर लीग सिटी जीत रहे हैं. एंड कुलिबाली इज probably one of the best defenders in the world right now. मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें, हमने कल ब्रीफली एज इन पिछले शो में मजाक में डॉनी वैन डे बीक की कॉन्वर्सेशन कर तो ली थी, लेकिन उसके अलावा यूनाइटेड के साथ इस वक्त हो ये रहा है कि यूनाइटेड जिस बड़े नाम को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, दे नॉट एबल टू गेट दैट पर्सन. केस इन पॉइंट जेडन सैंचो का काफ़ी ज़्यादा मतलब लिवरपूल इस वक्त if United wants Jadon Sancho right now would be the best possible time, because Liverpool has clearly expressed they don't have the funds to sign any significant player right now. So if United wants to spend right now and try to go for Jadon Sancho, now is the time. But that doesn't seem like happening. I think United fans हैं उनको भी I think बहुत frustration है कि United कभी ऐसे behave करता है कि तुम जितने पैसे मांगोगे हम दे देंगे without worrying about कि शायद वो player को आप 50 में ले लो, आप उसको 100 में ले रहे हो. For instance मारवान फेलेनी. Yeah. और कभी ऐसे behave करते हैं. Yeah, he was a club legend by the way, keeping in mind कि उसने कौन सी position पे holes. Go back and look at the Fellaini transfer. एवर्टन ने उनसे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी मांगा था और यूनाइटेड ने ना किया था, और उसके महीने बाद उन्होंने उससे like 10-15 million above that पे किया था. Like I don't understand कि यूनाइटेड की क्या फाइनेंशियल सोच है. तो अभी फॉर एग्जांपल ऑन सैंचो दे कैन एक्चुअली स्पेंड मनी, यानी उनके पास हैं पैसे, उनके लिवरपूल वाले मसले नहीं हैं, उनके बार्सिलोना वाले मसले नहीं हैं, दे कैन एक्चुअली अफोर्ड टू साइन हिम. पर वो जितनी वो बिड कर रहे हैं उसके ऊपर द क्लब्स नेवर गोइंग टू सेल हिम, एंड दैट्स बेसिकली यूनाइटेड को नीड्स टू रीलुक एट द फैक्ट कि अगर आपने सर्टन सॉर्ट ऑफ प्लेयर आइडेंटिफाई किया कि ये हमारी टीम में फिट होता है, नेक्स्ट सीजन हमने चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई करना है या लीग के लिए चैलेंज करना है, तो यू नीड टू देन कम्प्लीटली गो आफ्टर दैट प्लेयर एंड हैव एन ऑल्टरनेट इन माइंड कि मैक्सिमम हम इस प्लेयर का इतना देंगे, ये नहीं आया तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन हमारे पास ये है. अभी यूनाइटेड रैंडमली क्या करता है कि दे गो आफ्टर वन प्लेयर, क्लब को पता चलता है इनको ज़रूरत है इसकी, वो प्राइस भी स्पाइक कर देते हैं और फिर यूनाइटेड कहता है हम उसके करीब भी नहीं आ रहे. एंड आपने कोलिबाली की जो बात कर रहे थे, कोलिबाली इज अनदर नेम which United was interested in, probably needed him more. I think if I was United right now, I would pay whatever जो requirement है for Koulibaly and Sancho, क्योंकि that basically changes the upper limit of your team. क्योंकि Van Beek के आने से आपका ये होता है कि Pogba की जो इंजरी रिकॉर्ड है उसको कवर हो जाता है, ब्रूनो फर्नांडिस को आपने कभी रेस्ट करना है, बिकॉज इट्स
4-3-3 उसने गोइंग फॉरवर्ड खिलाने। वो जो दो सेंट्रल मिडफील्ड के स्पॉट्स हैं उसमें पॉगबा और फर्नांडिस खेल रहे हैं, बट यू कैन ऑल्सो प्ले पॉगबा एज अ डिफेंसिव मिडफील्डर विद वैन डे बेक देयर, वैन डे बेक कैन ऑल्सो प्ले इन द फ्रंट थ्री। यूनाइटेड का आई वुड से कि सांचो इसलिए खरीदो क्योंकि ही इज़ ऑलरेडी वर्ल्ड क्लास एंड ही इज़ गोइंग टू बी लाइक बैलन डॉर रेकनिंग गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन आई थिंक यूनाइटेड का फ्रंट फाइव तो सॉर्टेड है, जो विद पॉगबा, मार्शियल, रैशफोर्ड, Greenwood coming through, and all of them, Bruno Fernandes, all of them are like 26 and under, right? Yeah, all of them. They're not at their peak. तो like आपका going forward तो I don't think issue होना चाहिए। अभी obviously team struggle करेगी against packed defenses क्योंकि inexperienced teams generally struggle करती हैं इस चीज़ में, but again you've got Bruno Fernandes and Pogba to unlock those defenses. United का issue तो is with that back four, especially the centre back pairing. 80 million, हाँ आप बात कर रहे थे 150 मिलियन पे, 80 मिलियन तो मगवायर पे खर्चा गया था। नहीं, लेकिन जो एक और नहीं, बात उसने एरर्स बहुत कम की। नहीं, आप वो बात कर रहे हैं कि उनके सेंटर बैक है इस वक्त, तो देयर आर आल्सो, आई मीन आई डोंट थिंक इट्स फेयर बट क्वेश्चंस आर बीइंग रेज्ड ओवर देयर गोलकीपर एज वेल। हाँ, आई मीन De Gea के ऊपर, आई मीन De Gea, this is the thing that I find really interesting कि हम कई दफ़ा बात करते हैं about players like as if they're machines. काफ़ी प्लेयर्स के कॉन्फिडेंस और उनकी जो फॉर्म है, हम स्ट्राइकर्स के फॉर्म की बात करते हैं बिकॉज इट्स इजी टू सी कि इसने इस साल 30 गोल किया, अगले साल 6 गोल किए, जबकि जब सबसे ऑब्वियस आपको दिखाई देते हैं ये चेंजेस, यू लुक एट समबडी लाइक पेटर चेक, यू लुक एट समबडी लाइक इवन कसियस, वो जो पोस्ट नहीं होता, De Gea 2018 वर्ल्ड कप, आई थिंक द सीजन बिफोर दैट एंड दैट वर्ल्ड कप सॉर्ट ऑफ ऑलमोस्ट ब्रोक हिम कि पिछले 2 सालों में De Gea मिडल ऑफ दिस डेकेड, I would say Neuer, De Gea and Buffon were the 3 best keepers in the world. Oblak. And Neuer went through Oblak as in बाद में आया। 14-15, आई थिंक उससे पहले ओब्लाक से पहले कोटवा had Courtois sort of था, like Courtois had तो like but De Gea and Lloris keeps on going नहीं, under the radar, but yeah. Lloris was never in that conversation, जितना मर्जी एंग्लोफोन मीडिया उस पे बात कर ले। De Gea का whatever the issue उनका क्या हो गया नहीं आप बताएं। Okay. I think whatever the problem with De Gea is that should be Manchester United priority कि ये वो player है जो I think 3 या 4 साल लगातार player of the season रहा है और अब एक liability है। ठीक है, अच्छा वी हैव टू टेक अ ब्रेक, लेकिन जी यूएफा नेशंस लीग भी खेली गई थी और अभी भी चल रही है और अभी भी खेल रहे हैं, उनको फिक्र नहीं है आगे तो उसमें जो मेजर जो स्कोर लाइन्स थी एटलीस्ट मैं आपके साथ वो शेयर कर लेता हूँ बिफोर गोइंग ऑन द ब्रेक। स्पेन वर्सेस जर्मनी एंडेड 1-1, जिसके अंदर आई थिंक जर्मनी को इंजरी टाइम इक्वलाइजर मिला था, वो भी आई थिंक इसलिए कह रहा हूं स्पेन को मिला था, सॉरी मैंने नहीं देखा, आई वोंट लाई टू यू, आई जस्ट सॉर्ट ऑफ लाइक कॉट अप ऑन, दैट वाज द ओनली गेम वर्थ वाचिंग, I couldn't, I'm sorry. Iceland versus England was marred by the fact that there were 2 penalties given, 1 converted, 1 missed, and there were 2 red cards as well. जबकि Croatia versus Portugal were finished in Portugal's favor 4-1, despite the fact that they were playing without Ronaldo. लेकिन उसमें भी हमें आने वाले दिनों में मौका मिला, तो we will discuss the upcoming crop of Portuguese players, which frankly speaking is a talented bunch. We'll take a short break. Break के बाद जब वापस आएंगे तो NBA पे बात करेंगे, Formula 1 पे बात करेंगे। देखते रहें स्पोर्ट्स लाउंज। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज। हमने ब्रेक से पहले फुटबॉल को बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द अदर स्पोर्ट्स। लेट्स टॉक अबाउट अ स्पोर्ट व्हिच इजंट डिस्कस्ड मच इन पाकिस्तान। लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट। इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ये T20 सीरीज़ हमारे लिए ज़रा थोड़ी सी इंटरेस्टिंग इसलिए थी देखने के लिए, वो इसलिए थी क्योंकि अभी हमारी टीम वहाँ से वापस आई। There were certain things which we had pointed out, and Australia, the way Australia started this particular game, the way they were chasing, आपको थोड़ी देर के लिए लगा कि यार पाकिस्तान के लिए मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, हम तो इन लोगों को इस बॉलिंग अटैक के साथ गिरा देते हैं, एंड देन सडनली व्हेन 35 वाज रिक्वायर्ड ऑफ 30 बॉल्स, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया जस्ट लॉस्ट देयर वे। सो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक ये कि इंग्लैंड का पूरा बॉलिंग यूनिट इज बिल्ट टू बी जस्ट फॉर डेथ बॉलिंग। आदिल रशीद मिडल ओवर्स में संभाल लेगा, एंड लाइक पावर प्ले के उनके विकेट टेकर्स, वो करन को ट्राई करें, वो डिफरेंट लोगों को ट्राई करें, और देयर इज नो पावर प्ले का विकेट टेकर। तो इन द बैक एंड ऑफ द इनिंग्स द लास्ट 6 ओवर्स इंग्लैंड वैसे ही हावी होगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है, ऑस्ट्रेलिया का मसला ये है कि ऑस्ट्रेलिया के 5, 6, 7 अगर मैक्सवेल वहाँ पे नहीं खेल रहा, इज़ वेरी वीक।
स्टॉइनिस भी बिग बैश में ओपन करता है, वेड अगर खेल रहा है वो ओपन करता है, कैरी खेल रहा है वो नंबर 3 नंबर 4 पे खेलता है। नन ऑफ देयर गाइज आर, मतलब कि जो उनको आदत है इस तरह के खेलने की, ये बेसिकली मैक्सवेल असाइड वो ओपनर्स को ही लोअर ऑर्डर में खिला रहे होते हैं। एंड लाइक एज वी नो कि ओपनर शुरू में आके थोड़ा टाइम लेता है और आके मारने पे इट्स नॉट दैट ईजी टू डू। और जो जिस चीज़ से पाकिस्तान भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है ओवर द पास्ट ईयर्स। लेकिन अगर आप नंबर्स देखें तो पाकिस्तान हैव फार बेटर लोअर ऑर्डर नंबर्स इन द पास्ट 3 ईयर्स इवन ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में। ऑस्ट्रेलिया एक T20 की आई थिंक नंबर 1 रैंक है इस वक्त, शायद 1 और 2 है। द रीजन बिहाइंड दैट इज दैट फ्रंट टॉप 4, अगर वो ऊपर के 4 जो हैं आप दे विल विन ऑस्ट्रेलिया T20 मैचेस। अगर वो नहीं चलते या अगर वहाँ पे आप रोक सकते हो, उनको आउट कर सकते हो, तो यू आर ऑलवेज इन द गेम। अच्छा, यहाँ पर एक और मतलब एक तो मैक्सवेल की तो बात की ना, मैक्सवेल तो आई मीन I honestly think there are very very few players who are as good as Maxwell when it comes to T20. एक England का player who often goes underappreciated and is someone who I think is very soon will become the highest wicket taker for England in this particular format is Chris Jordan. And Chris Jordan's again हमने उस दिन भी बात की थी कि जो सैम बिलिंग्स ने आके रोल किया था एंड पर आकर, वो भी and his bowling both frankly speaking I think Chris Jordan पे if we can talk, क्योंकि अगर overall career stats की बात करें तो the economy doesn't impress you. That's basically a false assessment because economy rate आप assess करते हैं कि जिस period of game में वो bowling कर रहा है, दूसरा वो कौन सी country में bowling कर रहा है, ठीक है। जहाँ पे average score 186 है, अगर आप उस 9 पर ओवर एवरेज स्कोर है और आप 8 पे कंसीड कर रहे हो, 8.5 पे कंसीड कर रहे हो, यू आर डूइंग बेटर। ऑल्सो इफ यू आर बॉलिंग एट द डेथ, योर इकोनॉमी रेट इज बाउंड टू बी हायर। तो उस जिस टाइम पर बॉलिंग करता है, दैट्स व्हाई हिज इकोनॉमी रेट्स हायर। द अदर थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट जॉर्डन इज के अभी एवरीवन लाइक टॉकिंग एज इफ के उन्होंने कोई नई चीज़ डिस्कवर कर ली है कि यू नो सेकंड लास्ट ओवर इन T20 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये पूरे इंग्लैंड में बात हो रही है कि जी T20 वहाब डिड द सेम थिंग एंड दिस इज एंड एवरीवन हु वॉचेस T20 क्रिकेट उनको पता है जब आप डिफेंड कर रहे हो टोटल, तो अगर आप लास्ट ओवर में ज़्यादा स्कोर दो तो यू हैव अ बेटर चांस देन यू नो हैविंग अ एक्सपेंसिव सेकंड लास्ट ओवर एंड देन गोइंग विद 6 or 7 रिक्वायर्ड ऑफ द लास्ट ओवर, एंड दैट्स व्हाई जॉर्डन सेकंड लास्ट ओवर वाज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। द अदर थिंग हियर दैट वी ऑल नीड टू लुक एट इज के हसन मेंशन अबाउट ऑस्ट्रेलियाज बैटिंग। इंग्लैंड अभी ये कोशिश कर रहा है कि दे बिकम अ बेटर चेसिंग टीम, ठीक है। उनकी जो डिफेंड करना टोटल डिफेंड करने वाला रिकॉर्ड है सिंस द लास्ट T20 वर्ल्ड कप, जब उन्होंने आखिरी ओवर में कोई 18 कंसीड कर दिया था, इज़ रियली गुड। उनकी चेसिंग रिकॉर्ड इजंट एज गुड, वाई वेयर एज ऑस्ट्रेलिया इज द थर्ड बेस्ट चेसिंग टीम इन T20 एंड मोस्ट ऑफ द चेसिंग कम्स ऑन द फैक्ट के ऑस्ट्रेलिया का 160 चेस कर रहे होते हैं, 100 पे उनका एक आउट होता है। एंड देयर इज नो, वो जो इंडिया का वनडे में मसला है ना कि उनका मिडिल ऑर्डर कभी टेस्ट ही नहीं हुआ, वो ही मसला इस ऑस्ट्रेलिया टीम का कि उनका लोअर मिडिल ऑर्डर टेस्ट नहीं हुआ। ठीक है जी, इस सीरीज़ पर हम आगे चलकर अपने प्रोग्राम में डिटेल में कॉन्वर्सेशन करेंगे। आज भी मैच खेला जाएगा, वी विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस एंड द अपकमिंग मैचेस इन फ्यूचर शोज। अब चलते हैं थोड़ा सा Formula 1 की तरफ। इटालियन ग्रांड प्री जी आज हो रही है, लेकिन जो उसमें एक हाईलाइट या एक बड़ी टॉकिंग पॉइंट था वो ये था कि आफ्टर आई थिंक 1966 दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वेयर Ferrari विल बी स्टार्टिंग at number 17 after the qualifiers in all of this. So why? एक तो ये चीज़ कि Ferrari ये कोई ये सरप्राइज मत हो, बिकॉज पिछले साल भी Ferrari wasn't that great, they won a couple of Grand Prix. दिस सीजन तो ऐसे लग रहा है कि Ferrari is more concerned about the case that's been going on with Racing Point, because every team, by the way, पहले 6 टीम्स ने अपील की थी, अब every team has pulled out, only Ferrari remains in that, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा इसमें लड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि यू नो वो इशू सॉर्ट आउट हो जाए। एंड उनका अभी टायर मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इशूज़ दैट Ferrari is facing। जो लोग Formula 1 के वो साल याद करते हैं, बिकॉज शूमाकर इज़ वेरी फेमस एंड एवरीवन टॉक्स अबाउट दोज ईयर, उस टाइम पर था कि Ferrari जिस तरह बारिश में चलती थी या इन बैड कंडीशन जहाँ पे वो ट्रैक टेम्परेचर हाई होता था, दे वर द बेस्ट कार। नाउ इट्स द एग्जैक्ट ऑपोजिट, जहाँ पे भी थोड़ा सा कोई इशू आएगा टेम्परेचर्स का ऑन द सरफेस, ट्रैक थोड़ा गर्म होगा या बारिश होगी या इट्स अ लिटिल कोल्डर, Ferrari struggles and Ferrari have a lot of issues to look at। it's not just the fact कि उनकी जो टेक्नोलॉजी है is at one point everyone used to look up to Ferrari के their traction control, their aerodynamics and everything। now they are like by far like way behind Mercedes and not even close to Red Bull। So let alone have they won title since 2008? I think the last time 2011-12 I think
They haven't because Red Bull won. Red Bull won in 2011. अच्छा अच्छा, यहाँ पर और जो क्योंकि आई थिंक जो एक बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म आती है इस वक्त फार्मूला 1 में जो आ रही है वो ये आ रही है कि देर सेइंग द क्रिटिक्स आर सेइंग कि द डिफरेंस इन क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ मर्सिडीज एंड एवरीवन एल्स इज एक्सट्रीमली ह्यूज। तो उस पे same thing happened in when Ferrari won 5 in a आई row. नो, बट उसके अंदर जो अब इस वक्त जो मज़ाक आते हैं क्योंकि रिहान ने हमारे एक शो में पहले कहा था कि अगर एक टीम ऐसी है जो कैचअप कर सकती है दैट इज़ रेड बुल। तो अभी रेनॉल्ट के जो आई थिंक हेड हैं उनका एक इंटरव्यू आया, इफ़ यू गाइस कैन गो एंड कैच इट ऑन द इंटरनेट, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि रेड बुल हैज़ ऑल द रिसोर्सेज, क्योंकि आपको याद होगा पहले रेड बुल रेनॉल्ट इकट्ठे होते थे, उनका जी रेड बुल हैज़ ऑल द रिसोर्सेज टू कैच अप टू फरारी, बट द प्रॉब्लम इज़ to catch up to Mercedes आदत है ना जब भी देखो to catch up with Mercedes. However, the problem is they feel कि because Red Bull is a separate entity and the car manufacturer is a separate entity, there isn't enough synergy. That's an interesting take and we can talk about that. But that's like, I'm sorry to cut you off, but that's true for a lot of cars in the 90s and 2000s as well. I know, but now they're saying that is sort of like because they need to get more. I think what he's trying to say is they need to get more involved. And the reason why I find this observation to be fascinating is because they were your partners. They had they were involved with you in developing your team as well. But anyway, let's come to NBA. ठीक है, NBA के playoffs पे जरा थोड़ी सी अपडेट हमें देते चलें. Whatever happened after the protest of the Black Lives Matter. So basically जब halfway through the first round of the playoffs issue आया था वो the latest killing by police, वो विस्कॉन्सिन में हुई थी, तो मिलवॉकी बक्स ने कि एक प्लेयर ने कहा कि आई एम नॉट इन अ मेंटल स्टेट टू गो थ्रू विद इट, दूसरे प्लेयर ने उसको ज्वाइन किया. स्टर्लिंग ब्राउन हु इज अ प्लेयर हु करंटली हैज अ $400,000 लॉ सूट अगेंस्ट मिलवॉकी की पुलिस के खिलाफ बिकॉज दे टेज्ड हिम रैंडमली. तो उसके बाद फिर जानिस वाज द बेस्ट प्लेयर प्रॉब्ली इन द एनबीए, सडनली उस टीम पे उसने ज्वाइन कर लिया एंड बक्स डिसाइडेड टू बॉयकॉट इट, जिस पे सारी टीमों ने बॉयकॉट किया. 2 दिन कोई गेम नहीं हुई. इवेंचुअली एक मतलब आप कह सकते हो कि एक एग्रीमेंट आ गई कि बेसिकली वोटिंग और इन सब चीज़ों पे बड़ा हेल्प करेंगे, लाइक जो अरीनाज हैं दे विल बी वोटिंग सेंटर्स और इस तरह की चीज़ें. तो इट्स सॉर्ट ऑफ डाइड डाउन आफ्टरवर्ड्स, बट इट्स एन इंडिकेशन ऑफ के प्लेयर्स के पास कितनी पावर है, बहुत एक्टिविज्म के हिसाब से भी और इन जनरल भी लीग में. जहाँ तक प्लेऑफ्स की बात है, वी आर लाइक अभी अ थर्ड ऑफ द वे थ्रू राउंड 2, जो कि एसेंशियली आपके क्वार्टर फाइनल्स जो होते हैं. आपके फर्स्ट राउंड में द इंटरेस्टिंग थिंग वाज कि आपके जमाल मरी, लूका डॉन्चिच, डोनोवन मिचेल और I forgot who the fourth guy was, and Jason Tatum obviously, Celtics. All of them obviously. All of them are 23-24 साल से कम उम्र है एंड सारे अपनी टीम्स को लीड कर रहे हैं इन द प्लेऑफ्स. एंड टेटम और जमाल मरी जो दिस इज मिचेल जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो राउंड 2 में जा चुके हैं इस वक्त. लेकिन दैट वाज द स्टोरी पहले 2 हफ्ते के प्लेऑफ्स की. इस वक्त जो स्टोरी है वो है लेकर्स वर्सेस ह्यूस्टन, बिकॉज इट्स अबाउट द सोल ऑफ बास्केटबॉल. अच्छा, यू पॉइंटेड आउट कि इस वक्त जो सारे ये जो सेंटर्स हैं जो आर लीडिंग देयर टीम, दे आर अंडर द एज ऑफ 24-23. नॉट सेंटर्स बट लाइक मतलब जो बेसिकली फोकल पॉइंट्स ऑफ देयर टीम, राइट? That means कि this is sort of like going to be a very good class. I mean, I think कि अगर किसी स्पोर्ट का फ्यूचर है for the next 10-15 years, that's going to be basketball. Because the thing with basketball is कि जो अमेरिकन फुटबॉल ने भी इससे स्ट्रगल किया, बेसबॉल ने भी इससे स्ट्रगल किया, एंड आई थिंक अदर स्पोर्ट्स नीड टू लर्न फ्रॉम इट कि वो अपने प्लेयर्स को मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी देते हैं अपने आप को मार्केट करने के लिए, because they realize that they are the main assets, right? Yes. So I mean that is 100%. हाँ, that is what they realize. They realize that they are the main assets वहाँ पर, क्योंकि NFL के अंदर तब भी the owners take a lot of limelight, right? And also the NFL और MLB के owners are older, फैमिली ओनरशिप काफ़ी है टीमों में, एंड दे वोट, लेट्स से दे वोट रिपब्लिकन. जबकि NBA हैज़ मोस्टली लाइक टेक ब्रोज, ये सिलिकॉन वैली वाले इस तरह के काफ़ी ओनर्स होते हैं, दे आर अ लिटिल मोर प्रोग्रेसिव इन अ लॉट ऑफ दिस. And also they don't want camera on them, most of them, the tech boys and all. हाँ, ठीक हो गया. I disagree with that. No, but the fact of the matter is कि वहाँ पर उनकी
जो, और अगर कभी आगे हमें मौका मिला तो आई वुड रियली वांट यू टू सॉर्ट ऑफ लाइक एक्सप्लेन और गो इनटू डिटेल ऑफ हाउ NBA हैज सॉर्ट ऑफ लाइक कंप्लीटली changed the way their sport is viewed, especially on digital assets and everything, क्योंकि जो डिजिटल कंटेंट आपको NBA से मिलता है, या अब मतलब लास्ट डांस की तो सबने बात की, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने अपनी गेम्स एक्सेसिबल की सबके लिए देखने के लिए, दे वर्कड ऑन हाउ दे कैन ग्रो देयर फैन बेस। वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके ट्वीट्स पर नज़र डालेंगे। देखते रहें स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। स्पोर्ट्स लाउंज में एक बार फिर खुश आमदीद। अब वक्त हो रहा है आपके ट्वीट्स और आपके कमेंट्स का। शुरुआत करेंगे जी तैयब के ट्वीट से, और ये आई थिंक हसन चीमा सिर्फ आप ही आंसर दे सकते हैं। डू यू थिंक इफ बक्स गेट स्वेप्ट व्हाइल जियानीज प्लेस 36 मिनट्स, शुड ही साइन द कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन और शुड ही लुक टुवर्ड्स स्प्लैश ब्रदर्स फॉर अ रिंग? I think अच्छा, जो बाय द वे रेगुलरली Okay. फॉलो नहीं करते, व्हाट डज स्प्लैश ब्रदर्स मीन? Splash Brothers are Curry and Klay Thompson, जो कि have won 3 of the last 5 titles. Giannis is basically was last year का MVP, इस साल भी he will be the MVP. It's like as an athlete and as a player उस जैसी चीज़ आपने ना पहले कभी देखी है ना बाद में कभी देखोगे. The thing that इस वक्त he is in round 2. Last year they lost the Eastern Conference Finals, which is basically the semi-finals. इस साल quarter final में when he meant by swept is basically if they lose 4-0. इस वक्त they are the number 1 seed and they're down 3-0 against the Miami Heat because Miami Heat are the better coach team. The 36-minute thing is interesting because उनका जो coach है, it's sort of like Mike Budenholzer, which is sort of like the Pep Guardiola thing कि भाई उसने अपनी ही करनी है. So it's a 48-minute game. वो पूरा सीजन यानिस को खिलाता है 32, 34, 36 मिनट, 12 मिनट रेस्ट करता है ड्यूरिंग अ गेम. अब इट्स अ मस्ट विन गेम में भी उसको 30-32 मिनट ही खिला रहा है, तो जिस पे मतलब उसके ऊपर इतने मीम्स बन रहे हैं जितना आप आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए. देखना ये होगा जो यानिस नेक्स्ट ईयर उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है. पिछले 10-12 सालों में हमने यही देखा कि प्लेयर आता है, एक छोटी टीम को बड़ी टीम बनाता है, ही कैन नॉट विन अ रिंग, और फिर वो किसी सुपर टीम को ज्वाइन कर लेते हैं. वी सॉ दैट विद लेब्रॉन, वी सॉ दैट विद केविन डुरैंट. यानिस का नेक्स्ट ईयर होगा, देखते हैं किधर जाते हैं. एवरीवनस ट्राइंग टू गेट हिम, क्योंकि अगर वो बक्स छोड़ के कहीं और पे भी गया विद इवन 1 टॉप 15 प्लेयर, तो वो आप सोच लें कि 2-3 टाइटल तो जीतेगा ही जीतेगा. ठीक है, और तैयब हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपने सवाल पूछा, क्योंकि इतनी खुशी मैंने हसन चीमा की आंखों में कभी नहीं देखी थी. तो इस तरह के सवाल हमें भेजते रहा करें. आदिल आमिर, उनका सवाल है, वो कह रहे हैं कि जी शुड यूएफा कीप दिस 1 मैच फॉर्मेट फॉर 2021 चैम्पियंस लीग, व्हाट अबाउट 5 subs? Premier League clubs have voted against it. Should Man City pay 70 million for Napoli defender, reminding you they already have one left-footed centre-back Laporte? Spanish teams are quite quiet in transfer market except Messi saga. आपने 55,000 नहीं, मैंने इनकी ट्वीट पे एक शो बना लेकिन आपकी ट्वीट पर हमने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अपने शोज में कर चुके हैं. सो आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट ऑफ. यूएफा कीप दिस 1 मैच फॉर्मेट. एक्चुअली दे आर प्लेजेंटली सरप्राइज्ड with the reception that they have received so far. They won't? But they won't because the bigger clubs will not allow for that. And पैसे वो तो ठीक है, but bigger clubs भी तो पैसों की वजह से नहीं allow करेंगे ना यार. So that's बिगर the क्लब्स thing. को देने पैसे वो अलाउ कर दें. अच्छा हो गया, दे दे पैसे. What about the 5 subs? 5 subs पे भी हमने बात कर चुके हैं. I'm not a fan of that. हमने पहले बात की है इस पे कि दिस इज लाइक इवन पहले ही ऑलरेडी फुटबॉल इतनी मतलब टॉप हैवी हो चुकी है. दिस विल ओनली एम्बोल्डन द सुपर क्लब्स. ठीक हो गया, आगे चलें जी. प्रीमियर क्लब्स हैव वोटेड अगेंस्ट इट. ओके, आई टू बी ऑनेस्ट विद यू, आई वाजंट प्रिवी टू दैट. आई जस्ट नो कि बाकी कुछ लीग्स में ये चीज़ें चल रही हैं. उनका और सवाल में था कि शुड मैन सिटी पे 70 मिलियन फॉर नेपोली डिफेंडर, रिमाइंडिंग देम दैट दे ऑलरेडी हैव वन लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक Laporte. कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार अगर आपके दोनों लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक्स भी हो, स्पेशली जब आपका आधी दुनिया में सारे 2 राइट फुटेड सेंटर बैक होते हैं. हाँ, और बात यह है कि कुलिबाली is such a talent that you should consider splashing such amount. Spanish teams are quiet in transfer market except Messi saga. Barcelona is letting go of a number of players. And वैसे भी जब मेसी की बात And Real Madrid are letting go of a number of players. क्योंकि the COVID मैड्रिड ने situation तो has अपनी आधी टीम लोन के लिए ऑफर कर दिया. yeah, the COVID situation has really affected the 2 big Spanish clubs in particular. स्पेन की इकोनॉमी के ऊपर भी काफ़ी उसका इफेक्ट आया है. I think
इस साल कोई साइनिंग बड़ी करेंगे भी नहीं. मे बी बार्सिलोना विल डू 1 or 2 signings just to pacify Messi. I don't think Madrid are going to make a big signing. ठीक है जी, अगले ट्वीट की तरफ चलते हैं. अहमद शहजाद, यू गाइज आर डूइंग ग्रेट. थैंक यू सो मच अहमद फॉर योर काइंड वर्ड. What has happened to Jose Mourinho as a manager? Yes, the young football fans will only know his last 5 years in football, but he was the best manager of between 2000 to 2010 and one of the greats of history. Discuss the reasons of his decline. Probably not evolving with time. I think also you have to consider the fact कि Mourinho आप 2010 तक की बात कर रहे हैं जब that Real Madrid team that won the La Liga title जो 100 पॉइंट पहली दफ़ा यूरोप की टॉप 4 लीग्स के अंदर किसी टीम ने किए थे वो उस टीम ने किए थे. प्रॉब्लम विद Mourinho इस कि जहाँ भी वो जाता है उसको चाहिए कंप्लीट कंट्रोल, उसको चाहिए कि वो अपनी आइडेंटिटी से खेले. फुटबॉल हैज़ बिकम सो कमर्शियल कि क्लब्स वांट बिगर क्लब्स वांट मैनेजर्स जो कि एक ब्रांड और स्टाइल ऑफ फुटबॉल खेलें जो अट्रैक्ट करे फैंस को, कमर्शियली अट्रैक्टिव हो. Mourinho doesn't provide that any longer and the biggest problem with that is कि he's now become a bit of like जिस तरह Ibrahimovic became almost a meme कि he would praise himself and all, and Mourinho's almost become that कि sometimes you don't even take him seriously. His mind games are not as effective but because now people laugh at it. But he is like tactically even now अगर defensively when you want to set up a team even now he's exceptional. I think कि इस पे probably like एक पूरा segment बनता है शो का because Mourinho sort of is the embodiment of जो football पिछले 15 सालों में जिस तरह बदली है. और उस पर I won't go into detail right now, maybe जब प्रीमियर लीग शुरू होगी, but think of it this way कि 2005-6 में all the big clubs played डिफेंसिवली स्ट्रॉन्ग, काउंटर अटैक, 0-0, 1-0 आपकी चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल्स में होता था. अब नो वन नोज हाउ टू डिफेंड एनीमोर. मुझे वाल्डानो का आर्टिकल का हेड अच्छा, हम Mourinho पे जब टॉटनहम पे बात करेंगे डिटेल में प्रीव्यू में तो वी विल ट्राई टू कवर Mourinho देयर. हमाद आसिफ, विल मेसी एवर लीव बार्सिलोना? व्हाट हैज ही अचीव्ड आफ्टर दिस whole transfer saga episode? We've already done a detail on Messi earlier in this show. So Hamad, I would request कि अगर आप वो वाले हमारा देख लें, मतलब Facebook पे और YouTube पे भी available होगा तो just do that. लेकिन as far as the first half is concerned, it seems that this is Messi's last year with Barcelona. Whether he goes to City or to the US or in somewhere else, that is up for debate and speculation. लेकिन it appears कि after that particular interview this would be his last year unless something drastically changes at Barcelona. आगे चलते हैं जी. मियाँ हमज़ा साहब का सवाल है. वो उन्होंने पहले तो हमसे 2 सवाल पूछे थे. उन्होंने कहा जी आप मैनचेस्टर यूनाइटेड पे बात नहीं करते. फिर उन्होंने कहा कि जी हाउ इज़ सोल्स्कायर डूइंग सो फार एंड व्हाट अबाउट देयर स्क्वाड इन जनरल, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम देम. आपने काफ़ी हद तक जो सवाल पूछा वो आपने कह दीजिए एक पूरी डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन कर लिया ऑन यूनाइटेड, बट we've also discussed this as well in the show today. We've discussed it, but regarding the last thing, what we expect from them, I think United will again be fighting for that 3rd, 4th Champions League spot with Leicester, Tottenham, Arsenal and Chelsea. I still think there's a clear top 2. There's City, there's Liverpool and then there's everyone fighting for that 3rd spot. Right now, I think Chelsea might be the best place for that. Best 3rd place team in the league. Probably. I completely agree. Chelsea is a team. United, असल में United fans are used to so much success के पिछले 5-6 साल हजम नहीं हो रहे. And also frustration कि क्लब के पास इतना पैसा है और उन्होंने इतनी अच्छी कोई साइनिंग्स नहीं की. जो प्लेयर वो लेके आते हैं वो इनके क्लब में आके 6 महीने साल फेल होता है, कहीं और जाके ही becomes a star. But Bruno Fernandes would probably count as like I'm not saying they're all bad, but like some of the signings have been good, but I mean even Pogba has been decent, but it's just unnecessary criticism. He is a top class player, or you know, I don't know why he gets that amount of criticism. ठीक है जी. And with their new signing also one more thing कि Van de Beek की बात आप कर रहे थे, United will get even more goals from midfield if he plays. सही हो गया. So he scores a lot of goals later on into the box and all. चलें जी अगले सवाल की तरफ चलते हैं. सलमान खान साहब का सवाल है कि जब when Pakistan was number 1 under Sarfaraz captaincy in T20s, who were the top performers in winning matches? How they or their replacements performed under Misbah's tenure as coach? तो पहले तो ज़रा हाईलाइट करें टॉप परफॉर्मर्स अंडर सरफराज कैप्टनसी. आई वुड एक नाम जो मेरे दिमाग में फ़ौरन आ रहा है बिकॉज ही इज़ currently out injured is Hassan Ali. So basically, you in batting, Babar obviously scored runs, but especially Fakhar used to be a little more consistent. जो कि पिछले 1.5 साल में 2 साल में
फ़खर अंटिल दिस इस मैच में जो उसने 30 आउट किया है, उससे पहले आई थिंक आई वाज लुकिंग एट इट लाइक 2 सालों में या 2.5 सालों में उसकी एवरेज वाज 9, जो कि आप ओपनर से एक्सपेक्ट नहीं करते. बट ऑब्वियसली पाकिस्तान की सक्सेस वाज बेस्ड ऑन देयर बॉलिंग. इमाद विद द न्यू बॉल वाज रियली गुड, बट जो आपके टॉप 2 विकेट टेकर थे, एक शादाब था हु नॉट बिन एज गुड एज ही वाज इन 2017 और 18, और दूसरा हसन था जो कि मतलब आपको उसका इंजरी रिकॉर्ड पता है. आई डोंट थिंक इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ के जी आपको कोई बंदा कैरी कर रहा था. यहाँ पे बात होती है कि बाबर आपकी टीम को कैरी कर रहा था. आई थिंक द होल पॉइंट ऑफ दैट 11 वाज कि फॉर द प्रॉब्ली द फर्स्ट टाइम इन एटलीस्ट आर लिविंग मेमोरी हमारे जीते जी के पाकिस्तान की एक ऐसी टीम थी हु वर मोर देन द सम ऑफ देयर पार्ट्स. Yes. वो ऐसी टीम थी जो 11 बंदे जो उनका एक दूसरे टैलेंट को है अंडरस्टैंड करते थे. हर बंदा 12-13 रोल बड़ा 12-13 The amount of players who made their debut after playing the PSL, going to the Pakistan team and doing really well in the first 2-3 matches is amazing. पाकिस्तान ने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को एक्चुअली में वैल्यू देके प्लेयर्स को खिलाया. और दी अदर थिंग इज लोग बार बार बात करते हैं बॉलिंग की. मैं आपको ये बताता चलूँ, पिछले वर्ल्ड कप के बाद यूएई में हाईएस्ट स्कोर इज 166. ठीक हो गया, ये तो आपने भी ट्वीट किया. एवरेज स्कोर 150 से कम है, तो ये अनफेयर है कि आप बॉलर से एक्सपेक्ट करें कि वो इंग्लैंड में भी दूसरी टीम को 150 पे रोकेंगे. साउथ अफ्रीका में जिधर 186 पार स्कोर है, उधर आप अगर एक्सपेक्ट करें आपके बॉलर 150 पे आउट करेंगे दूसरी टीम को, तो आप बॉलर्स के साथ ज्यादती कर रहे हैं. ठीक है जी, एक लास्ट क्वेश्चन को स्क्रीन पर लाएंगे, उसके बाद फिर वील जस्ट एंड आवर शो. आई एम विकी, इनका सवाल है, अगर ये स्क्रीन पर आ जाए. इनका सवाल मैं इसलिए स्क्रीन पर रखना चाह रहा हूँ कि मेरे लिए और हसन चीमा के लिए बड़ा टची टॉपिक है. डू यू थिंक शहबाज सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर डिड नॉट मैच लेजेंड शहबाज सीनियर प्लेयर? आई रियली विश पाकिस्तान हॉकी गोज बैक टू द ग्लोरी डेज ऑफ द 90s. पहली बात तो ये 90s के भी पहला हाफ ही, पहले 3 साल ही थे इतना ग्लोरी ईयर्स. उसके बाद तो आपका डिक्लाइन 94 चैंपियंस ट्रॉफी, 94 वर्ल्ड कप यार, मतलब उसके बाद चलो 94 के बाद थे. लेकिन ये टची टॉपिक है, इस पर हम कोशिश करेंगे आने वाले शोज में कभी डिटेल में कॉन्वर्सेशन कर सकें. लेकिन इट इज़ वेरी अनफेयर ऑन शहबाज, मे बी द फैन इन मी इज सेइंग दिस, टू एक्सपेक्ट शहबाज सीनियर टू रेक्टिफाई everything that has been going wrong in hockey over the last 30 years. लेकिन this is something which we will discuss in detail. Just one word. I'll just say this कि हमारा इन स्पोर्ट्स और इन जनरल लाइफ में हमारा एज अ कॉम ये मसला है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स जो हैं वो इंडिविजुअल सेवियर आके बदल. इस बात पर वन मोर थिंग, आप किसी भी प्लेयर से अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेटर बनेगा, सारी ज़िंदगी वो खेला है, उसकी वो एक्सपर्टीज़ है. एडमिनिस्ट्रेटर की डिफरेंट एक्सपर्टीज़ होती हैं. इट इज़ अनफेयर टू एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम हिम. जिस तरह एक एडमिनिस्ट्रेटर किसी प्लेयर को ये नहीं बता सकता कि छक्का किस तरह मारना है, उसी तरह प्लेयर कांट टेल द एडमिनिस्ट्रेटर हाउ इट वर्क्स. ऑल्दो हॉकी में जो नॉन प्लेइंग एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो प्लेयर से ही बूढ़े थे. ठीक है जी. रेहान, हसन चीमा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर डिटेल्ड एनालिसिस. आप सबके भी हम शुक्रगुजार हैं फॉर कॉन्स्टेंटली ट्यूनिंग इन, सेंडिंग अस योर क्वेश्चंस. वी होप यू लाइक आवर शो. अगले शो तक हम सबको इजाज़त दें. इफ़ यू हैव एनी फीडबैक डू लेट अस नो. टिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़.